नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे भारत का एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जिसने उन भारतीय महिलाओं का जिनका सिंदूर पहलगाम की बरसान घाटी में छीना गया, बड़ी निर्ममता से, बर्बरता से छीना गया। उन्हीं के सामने उनकी जिंदगी के सब कुछ, उनके प्राण के आधार, उनके जीवन साथी को सर पर गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ये एक ऐसा कृत्य था जिससे पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन भारत ने इसीलिए नाम दिया और कहा यह भी गया है, ऐसा सोर्सेस के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री ने इस नाम के लिए सजेशन दिया कि नाम इस ऑपरेशन का हम सिंदूर रखें, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जीवन साथी को खो दिया और सनातन में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको मिटा दिया गया अब, जिन्होंने सिंदूर को लेकर एक नापाक इरादे के साथ अटैक किया था पहलगाम में। तो अब उन्हीं की शख्सियत, उन्हीं का किरदार मिटा दिया गया है और 7 मई की तारीख देश के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गई है जब भारत ने उन नापाक इरादों वाले टेरर ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट जो हैं, जिनके ठिकाने पाकिस्तान की कोख में पलते हैं, उनको बता दिया कि तुम कहीं भी छिप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम ज़मीन में अंदर पाताल लोक में चले जाओ या आसमान की गहराइयों में गर्क होना चाहो, लेकिन हमारी निगाह से बच नहीं सकते। और वही हुआ और भारत ने जिस चतुराई से, जिस सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम से जवाब दिया है वो कमाल है और पूरी दुनिया इस समय देख रही। जबकि ये एक टेरर आउटफिट पर अटैक है, ये पाकिस्तान के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस पर अटैक नहीं है और ना ही सिविल इंस्टीट्यूशन पर अटैक है। तो पहले हमारी ये ख़ास रिपोर्ट देखिए, फिर ख़ास मेहमानों के साथ हम चलेंगे डिबेट की तरफ। है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे जिन्होंने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया था, हमारे जांबाजों ने उनको कुछ यूं मिट्टी में मिला दिया। दुनिया जब नींद के आगोश में थी, भारत ने अपना बदला ले लिया। 7 मई की रात 1:05 से हमला शुरू हुआ और देखते ही देखते पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों में तबाही मचा दी। रात 1:30 बजे तक भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले बोले। इनमें पंजाब का बहावलपुर और मुरीद के भी शामिल हैं, जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आकाओं ने बैठकर भारत पे हुए कई बड़े आतंकी हमलों की कहानी लिखी। तो पीएको में मुजफ्फराबाद सहित 5 आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों ने आतंकी कबर तोड़कर रख दी। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो पहलगाम में आतंकी हमले में अपने पतियों को खो देने वाली महिलाओं को समर्पित था। इस हमले की सूचना दुनिया को देने के लिए भारत ने खासतौर पर 2 महिला अधिकारियों को चुना, जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अपनी नारी शक्ति को कितना सम्मान देता है और उसके लिए क्या कर सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की तरफ से कोई चू भी नहीं बोला। उल्टा वो भारत के सामने घुटने टेकते नजर आया जब पाक के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हमला बंद कर दे, हम कुछ नहीं करेंगे। इस हमले के बाद पाकिस्तान क्या करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान अपने आतंकियों के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
हालांकि भारत की इस कार्रवाई के बाद उसे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में मिल रही विद्रोहियों से चुनौती और परेशान कर सकती है और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मंसल न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात इस पल पल की मॉनिटरिंग पर वो डटे रहे पीएमओ से, और जितने भी इम्पोर्टेंट पदाधिकारी रहे, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री हों या केंद्रीय गृह मंत्री हों या फिर हमारे एनएसए चीफ हों या फिर सेना प्रमुख हों, आना जाना पीएमओ में चलता रहा और एक खामोश ऑपरेशन बड़े चुपचाप तरीके से, आप इसी से समझ सकते हैं कि 1:05 से शुरू होता है और 1:28-29 के आसपास ये ख़त्म हो जाता है। तो कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, वेल प्लान्ड, इंटेलिजेंस इनपुट के साथ इसे अंजाम दिया गया है। लेकिन कई सवाल हैं कि क्या इसके बाद अगले चरण की तरफ भी भारत बढ़ेगा या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, किस तरह से पाकिस्तान जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने मुंह की खाई है और वो ज़रूर वापसी करने की कोशिश करेगा जिस भी तरीके से, क्योंकि नाम ज़रूर पाकिस्तान है लेकिन इरादे नापाक हैं, और यही वजह है कि वो हमेशा नापाक इरादों के साथ लौटने की कोशिश करता है और बंदूक रखता है जो टेररिस्ट आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंधे पर। तो चलिए, जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं विदेश संबंधी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मदीप अलूने जी, बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन और कांग्रेस के सीनियर लीडर मृणाल पंत जी हैं, जो प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ रहेंगे। और हमारे साथ जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी रिप्रेजेंट करेंगे, और सेवानिवृत्त कहना तो उचित नहीं है क्योंकि उन लोगों के चेहरे की चमक ये बताती है कि भारतीय सेना का जो भी हिस्सा होता है वो कभी रिटायर नहीं होता और हमेशा उसकी चमक, उसका गौरव और उसकी आन बान शान हमेशा कायम रहती है। तो ऐसे ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व बीजेपी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले अलूने जी, एक क्विक रिएक्शन आपका लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये घटनाक्रम हो गया, आगे अब आप क्या देखते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस ऑपरेशन में 9 ठिकानों पर हमने कमर ज़रूर तोड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान में इधर उधर बिलों में शरण लिए हुए हैं, और उनके भी सफाई का एक प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपनी जगह हैं, नदी समझौते का जिस तरह से हमने उसको, उस ट्रीटी को, सिंध नदी की, उसको बंद कर दिया है, समाप्त करने की तरफ हम फिलहाल बढ़े हैं, वो सारे दबाव अपनी तरफ हैं। किस तरह से अब आप भारत की स्ट्रैटेजी को, भावी स्ट्रैटेजी को देखते हैं? देखिए सर, ऑपरेशन जो सिंदूर है वो शुरुआत है, वो मिशन की तरह आगे चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस प्रकार के कोई ऑपरेशन होते हैं तो बाकायदा प्रेस जो ब्रीफिंग होती है उसमें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें घोषणा कर दी जाती है कि अब यह मिशन समाप्त होता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि अभी यह शुरुआत है और इसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि दुनिया भर में जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं आई है उसमें भारत की कहीं भी आलोचना देखी नहीं गई है। किसी भी देश ने भारत की आलोचना नहीं की है, वो चाहे खाड़ी के देश हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रसिया हो, चीन ने भी बड़ा बैलेंस रिएक्शन दिया है उसने जी। तो ऐसे में अब पाकिस्तान क्या प्रतिक्रिया करेगा? पाकिस्तान का जो अस्तित्व है या जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है वो भारत की प्रतिक्रिया करने के लिए ही हुआ है, और वहाँ की सेना तभी जिंदा रह पाएगी क्योंकि जियाउल हक से एक बार एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आप भारत का विरोध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का पक्ष लेना मतलब हिंदुस्तान में समा जाना, और यदि हम हिंदुस्तान में समा जाएंगे तो हमारा जो पहचान है वो खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान एक नापाक कंट्री है, पाकिस्तान एक अस्थिर कंट्री है, पाकिस्तान जो है वो कंगाल कंट्री है, और वह जवाब देने की कोशिश करेगी। यदि उसका जवाब
भारत के सैन्य प्रतिष्ठान होते हैं, यदि उसका जवाब भारत के सार्वजनिक ठिकाने होते हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी सेना की बहुत बड़ी गलती होगी और इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऑपरेशन अभी समाप्ति की घोषणा नहीं है, तो जो काम है वो चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह से ज़मींदोज़ ना कर दिया जाए। मैं कैप्टन सतीश मिश्रा जी की तरफ चलूँगा। मिश्रा जी, एक डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट की तरह पाकिस्तान इस समय क्या सोच रहा होगा, उसके जहन में क्या होगा, किस तरह से वो इस क्योंकि जाहिर है जिसको मैं कहूँगा कि शूर्पणखा की तरह नाक कटी है, उसकी नाक पहले भी कटती रही है, लेकिन चूंकि उसके इरादे कभी पाक रहे नहीं, इसलिए नाक कटने के बाद भी वो फिर अपने को खड़ा करके फिर तिबारा चौबारा नाक कटवाने के लिए तैयार होता रहा है। लेकिन फिर भी इस समय क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी सरगना हैं और जो बचे खुचे आतंकी संगठन हैं और उनके साथ आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है? जी शरद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। नापाक एक्चुअली देखा जाए तो ये सब बेशरम लोग हैं। आप इनके जनरल्स को देखिए, मेडल लगा के चलते हैं। ये पता नहीं कहाँ से मेडल लाए हैं खरीद के। इन्होंने आज तक कोई वॉर तो जीती नहीं, जंग जीती नहीं, लाइट कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो तक तो जीता नहीं है, लेकिन तब भी ये मेडल लगा के घूमते हैं अपना सीना चौड़ा करके। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का कोई से नहीं है। पाकिस्तान में से है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, और आईएसआई का एक जो शोल्डर यूज करते हैं वो जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका यूज करते हैं। आप पहले भी देख लो, जब कुछ पिक्चरें आती थी, फोटोग्राफ्स आते थे, दाऊद इब्राहिम के घर में जब पार्टियां हुआ करती थी, जो कि उस समय पाकिस्तान में रहता था, तो सब नामी गिरामी उनके जनरल्स उनके दरबार में जाया करते थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनके जितने आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो टेररिस्ट के आड़ में अपना फायदा देख रहे हैं और अपने देश का नुकसान देख रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि जितने इनके जनरल्स हैं जो रिटायर होते हैं, वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। वो कभी अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी दुबई में, तो कोई यूके में और कोई ऑस्ट्रेलिया में, सब भाग जाते हैं। अभी मुनीर साहब हैं, मुनीर जी हैं, आसिफ मुनीर, सॉरी उनको मैंने साहब बोल दिया गलती से, लेकिन क्योंकि हमारा तहजीब है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी की बेइज्जती नहीं करते हैं अननेसेसरली, लेकिन वो इज्जत देने लायक नहीं है। इनकी फैमिली भी अभी लंदन जा चुकी है। तो पाकिस्तान की सेना पहले तो ये समझ ही नहीं रही थी कि इनके साथ कैसे हुआ। इनके पास जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बोलते थे हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इनको चाइना ने सप्लाई किया है, जिसका HQ-7, 9 एंड 16 नाम है, और डिफरेंट रेंज है, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज है। ये तो काम किया नहीं इनका सिस्टम, जबकि हमारे पास इंडिया में जो मल्टीपल सिस्टम है, हमने कभी नहीं कहा कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी हमारे जो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमने उनको कई बार आजमा के देख चुका है। बिल्कुल, तो आपने सही अभी कहा। जो पाकिस्तान की सेना है जी वो एकदम शॉक में है, जिसको बोलते हैं ना शेल शॉक। उनके सामने बम फूटा है और उनको ना सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, और ना वो कुछ बोल पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जो आपने कहा, तो भारत इस मामले में मैं भारत की बुद्धिमत्ता की भी दाद दूंगा कि हम चीन से बहुत कुछ खरीदते हैं और बड़े उसके पोटेंशियल हम उसके बायर हैं, लेकिन हम उससे हथियार नहीं खरीदते, क्योंकि चीनी आइटम्स के बारे में एक कहावत है कैप्टन साहब, और वो कहावत है कि चाइनीज आइटम चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान उसके उस ट्रैप में फंस गया कि जब तक चला तो चला, और नहीं चला तो ऐसा नहीं चला कि जिंदगी ही बर्बाद कर गया पाकिस्तान की। अगर मैं बात करूं, मृणाल पंत जी, कांग्रेस ने सॉलिडारिटी, ये तो आपने बॉटम लाइन बोल दी शरद जी। सर सो नाइस ऑफ यू जी। मृणाल जी, जो कांग्रेस का रवैया है वो भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश
की रीति नीति और उसके लोकतांत्रिक व्यवहार से बहुत आदर्श तरीके से मैच करता है। जब भी देश पर इस तरह की चुनौती हमने देखी है या इस तरह का कोई भी एक्शन हुआ है तो पक्ष विपक्ष अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को भुलाकर साथ खड़े हुए हैं। जी, भारत आज उतना एक है शरद जी जितना शायद कभी नहीं रहा हो, या उतना एक है जितना 71 की लड़ाई के समय और 65 की लड़ाई के समय था। मैं तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ भारत की सेना को, भारत की सेना के शौर्य को, भारत की सेना के जवानों के जज्बे को, कि उन्होंने बहुत माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को, और ये दिखाया है कि एक देश के तौर पर इस तरह की हरकतों को भारत सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूँ देश की सरकार को, मैं बधाई देना चाहता हूँ सैन्य कमांडरों को जिन्होंने इतना सटीक ऑपरेशन किया, और बिल्कुल ग्रुप कैप्टन साहब ने क्या लाजवाब बात कही कि ये तो साबित किया ही किया कि हम घर में घुस के पाकिस्तान को मार सकते हैं, बल्कि ये भी साबित किया कि भारतीय सेना के पास जो रणनीतिक ताकत है, भारतीय सेना के पास जो टेक्निकल सामर्थ्य है, भारतीय सेना के पास जो रणनीति है और भारतीय सेना के पास जो सामरिक तैयारी है, उसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ये स्पष्ट संकेत हो जाना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन कुत्ते की दुम के समान है पाकिस्तान का हाल। तो हमें पूरा विश्वास है जब जब ऐसा मौका आएगा, और ये अभी अंत नहीं हुआ है, ये शुरुआत हुई है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ अलूने जी से कि ये वही मौका है जिस मौके पे हम एक बार पाकिस्तान को ऐसा माकूल जवाब दें हमेशा के लिए, और इससे बेहतर परिस्थिति इसलिए नहीं आएगी कि विश्व ने ये तो बहुत पहले ही मान लिया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है, बल्कि अब तो विश्व ये मान चुका है कि पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादी सेना है। अमेरिका जैसा देश इस बात को मानता है जब उसने पाकिस्तान के घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा, जिसको पनाह पाकिस्तान की सेना देती थी। इससे बेहतर मौका भी क्या हो सकता है विश्व में पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करने का, जो वास्तव में हो गया है। और इस घटना ने साबित किया है कि पूरी दुनिया में कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। भारत की सरकार ने बहुत माकूल जवाब दिया है। भारत की सेना को 100 बार सलाम। पूरा देश, हर पार्टी इस सेना के पीछे बराबरी से खड़ी है। बिल्कुल। और आपने कहा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैं श्वान समुदाय के प्रति गहरे सम्मान के साथ ये बात कहूँगा, क्योंकि बहुत ही स्वामी भक्त होते हैं ये श्वान। लेकिन पाकिस्तान की दुम ऐसी है जिसको सीधी नहीं करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क की दुम को उखाड़ कर दफन कर दिया जाए, जितना गहरा गाड़ दिया जाए ज़मीन में, उतना अच्छा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपका एक क्विक रिएक्शन। जी, देखिए, जो भारत की जो संस्कृति संस्कार रही है वो अहिंसावादी रही है। और हम भारत के जो लोग हैं, पाकिस्तान द्वारा आयोजित षड्यंत्र का, टेरर का हम भोगते चले आ रहे हैं। एक लंबे समय से हमने इस पीड़ा को, दर्द को सहा है जी, और पूरे विश्व के लोगों ने इसको देखा है। लेकिन भारत के पहलगाम के जो घटना घटी है, देश की सहन शक्ति की पराकाष्ठा को समाप्त कर दी है। और इतने विभत्स घटना के बाद एक पूरे देश में जो माहौल और जो मनोवृत्ति पैदा हुई है, लोगों ने एक स्वर से एक मंच पर एक बात कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाए। और धन्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पूरी स्पष्टता के साथ, बड़े धैर्यता के साथ, बहुत आलोचनाओं को सहते हुए भी उन्होंने कहा कि हम उस आतंक को, आतंक का जवाब ऐसा देंगे कि उनके याद रखा जाएगा। और मैं तो पूरी सेना को और इस देश के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पाकिस्तान जैसे टेररिस्तान है, इसको एकदम बेहतर ढंग से जवाब दिया। जनता के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमारा एक ही है कि इनके पूरे जितने टेरर है इतने खत्म करें कि आने वाली पीढ़ी भी इस टेरर को, जो मानवता को समाप्त करने में लगे हैं, शांति से रह नहीं सकते हैं, इनको जवाब देने में है। अब तो देखने में ऐसे आप बातचीत आ रही है कि पाकिस्तान की जनता भी अपने सेना से घृणा करने लगी है। उनके विचारों से, उनको काम करने की शैली से, उनको जिस तरीके से चल रहे उससे घृणा करें। अब वो जनता भी पाकिस्तान की परेशान हो रही है।
क्योंकि जी। अब उनको अब जी। उनको जवाब मिला। अगर कहीं सेना ने पलटवार करती है तो उसको भारत का सेना कहा है, वो उसको उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से वह रिएक्शन करते हैं। अब उनके पास रिएक्शन करने का भी कोई बिल्कुल, चांस मैं लौटता नहीं हूं कि बांदी अगर वो साहब, आपने इसको बिल्कुल टारगेट करेंगे। दुरुस्त बात कही आपने, एकदम दुरुस्त बात कही आपने कि इसमें भारत की सेना, उसका गौरव, उसकी रणनीति और वैसी ही स्ट्रैटेजी ऊपर से तय करने वाले और सेना के मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सेना को फ्री हैंड है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वाक्य होता है, न सिर्फ सेना के लिए बल्कि किसी भी ऐसे बल के लिए, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारियों का ही बल और दल क्यों ना हो, कि जब ऊपर से निर्देश होते हैं कि आपको फ्री हैंड है तो आप अपनी रणनीति को बहुत अच्छे से कार्व आउट कर पाते हैं। अलूने साहब, पाकिस्तान की हालत जो है, जीडीपी उसकी करीब 350 अरब डॉलर है और कुल बाहरी कर्ज जीडीपी का 42% है। जैसा आपने कहा कि कंगाली की कगार पर है वो। पुरानी हिंदी फिल्में जो देखने के शौकीन हैं, कन्हैया लाल उनको याद होंगे, जो एक मक्खी चूस और भयानक कंजूस साहूकार के तौर पर सामने आते थे, जो सब कुछ लूट लेते थे। चीन ऐसा ही साहूकार है, उसने श्रीलंका को लूटा, उसने नेपाल को उलझाया अपने कर्ज के जाल में, और छोटे छोटे जो जितने भी देश हैं दुनिया को वो कर्ज के जाल में उलझाता है। पाकिस्तान ने भी उससे करीब करीब 10 अरब डॉलर मुद्रा स्वैमलाइन जो होती है वो बढ़ाने की मांग की, लेकिन चीन ने मना कर दिया। पाकिस्तान भी अब ये समझ गया है कि मददगार उसका कोई नहीं है, कंगाली इतनी है, पानी रुक गया है, कहां जाएं तो जाएं कहां। जी जी, देखिए बिल्कुल, किसी भी देश को यदि युद्ध लड़ना हो तो सबसे पहले उसे यह देखना होता है कि उसका जेब कितना भारी है। मतलब किसी दुश्मन का आप सामना करें तो आपके सामर्थ्य का आपको पता होना चाहिए। और फिर भारत जैसे सर्वशक्तिमान एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का सामना करने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। आप यूएई से कर्ज ले रहे हैं, आप सऊदी अरब से कर्ज ले रहे हैं, आप चीन से कर्ज ले रहे हैं, तो फिर भारत से आप युद्ध करेंगे कैसे। और एक दौर हुआ करता था जब आपको अमेरिका मदद देता था तालिबान के नाम पर या सोवियत संघ के नाम पर तालिबान के आतंकी तैयार करने के लिए, तो उस दौरान उस पैसे का उपयोग जो है वो भारत के खिलाफ किया जाता था, लेकिन इस पर भी ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज जहां पर पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान भारत के साथ लंबा युद्ध नहीं लड़ सकता। इस बात को न केवल पाकिस्तान की सेना जानती है, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं, लेकिन वहाँ की जनता भी बेहतर तरीके से जानती है। और यही कारण है कि वहाँ की जनता रोटी की मांग कर रही है। जिस देश में जो लोग हैं वो सड़कों पर रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, जो रोटी चाहते हो, उस देश में आप आतंकियों को पाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, यदि पाकिस्तान के हालात को वैश्विक समुदाय ने नहीं संभाला तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो इसके परमाणु प्रतिष्ठान है उस पर आतंकियों की नज़र है। क्योंकि ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि इसके जो वैज्ञानिक है, परमाणु वैज्ञानिक, अभी शरद जी शायद आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा में 4 वैज्ञानिकों का अपहरण कर लिया गया था। तो ये लोग कभी भी बिक सकते हैं। तो वहाँ के परमाणु जो टेक्नोलॉजी है उसको बिकने से रोकना वैश्विक समुदाय की जिम्मेदारी है। और इन जो फटेहाल देश है उसके फटेहाल वैज्ञानिक है या फटेहाल हुक्मरान है, ये और दुनिया में अस्थिरता नहीं पनपाए, इसे रोकने के लिए भारत ने एक जिम्मेदार कदम उठाया है और भारत ने शांतिप्रिय कदम उठाया है। निश्चित तौर पर वैश्विक समुदाय इस बात को समझेगा और यही कारण है कि हमले के बाद भी भारत के साथ पूरी दुनिया भी खड़ी है। बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त एक जुमला बड़ा चर्चित रहा था, जो फ्रांस के राजघराने की रानी साहिबा होती थी। जब क्रांतिकारियों की क्रांति की वजह उन्होंने पूछी और उन्हें बताया गया कि ये लोग इसलिए क्रांति कर रहे हैं कि इनके पास रोटी नहीं है पेट भरने के लिए, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अगर रोटी नहीं है तो ये लोग ब्रेड क्यों नहीं खाते। यानी कई बार टॉप पर बैठे लोगों की अज्ञानता, पाकिस्तान की सेना हर बार झुंझुना मैरी अंतोइनेट जो फ्रांस की रानी थी उनकी तरह झुंझुना थमाती थी कि भारत आने वाला है, भारत डराने वाला है, फिर हम पर हमला बोलने वाला है। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता इससे ऊब चुकी है और वो भी मुक्ति चाहती है ऐसी आताताई सेना और आईएसआई से। जी
डेफिनेटली शरद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उनसे कहा गया था क्वीन से कि जी जी बादी साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। उसको अधूरा ना छोड़ा जाए, उसको कुचल के मारा जाए। बिल्कुल जी जी जी, आपकी भावनाओं से हम सभी सहमत हैं बादी साहब जी। शरद सर जी जी बिल्कुल, तो आपने जो बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय का इग्नोरेंस, कि इनके पास दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट तो गिव देम केक टू जी, ईट। यस केक, तो ये इग्नोरेंस था उस समय क्वीन का। तो सिमिलरली जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, ये भी इनकी इग्नोरेंस है। एक्चुअली इग्नोरेंस वहाँ की आम पब्लिक की है, जिसका फायदा ये सब बड़े लोग उठा रहे हैं। आम पब्लिक तो वहाँ ये सब चाहती ही नहीं है। वो तो अपनी 2 जून की रोटी के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, अच्छा पीने को नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बुरा हाल है। और इसके पहले सर आपने जो एक लाइन बोली थी, मैं कहना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। एंड मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल मेरा स्टेटमेंट है। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, अभी 2021 में ही रिटायर हुआ हूँ। 2019 जब बालाकोट अटैक हुआ था, तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर इन वन ऑफ द कमांड, इन द कमांड रूम। वाह। एंड आपने जो बताया कि प्राइम मिनिस्टर पूरी रात सोए नहीं, तो 2019 में भी वो पूरी रात नहीं सोए थे और पल पल की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। दूसरा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम आया, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करता है सेना, तो उसका एक नाम होता है और उसको हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं और वो नाम बड़ा एप्रोप्रिएट होता है। जब जैसे हम अपने टैंक का नाम दे देते हैं अर्जुन, इस तरह से तो हम अपने आप को कोरिलेट करते हैं अपने पास से, अपनी हिस्ट्री से और अपने संस्कारों से। ये जब नाम आया ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं समझ गया था, उसी समय समझ गया था कि ये नाम जो है अपने ऐसे हेड ऑफ द फैमिली का है जो बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से और सनातनियों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सिंदूर एक छोटा सा शब्द नहीं है। सिंदूर जो है सर, इट इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, इट इज सिंबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ सिंबल ऑफ टुगेदरनेस। क्या बात। इट इज अ सिंबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड अदर सर। वाह। ये सिंदूर हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वर्ग एक शब्द है सर। जी हाँ, और इस शब्द का ये ऑपरेशन में एप्रोप्रिएट सर यूज किया है। और अब पता लगा मुझे, और मुझे पहले ही पता लग गया था कि नन अदर देन मोदी सर ये नाम और कोई सजेस्ट कर सकता है। मैं इसके लिए नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है सर, कोई इसको पर्सनल ना ले। मैं वाकई में मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट नाम रखा, और जब नाम ही एप्रोप्रिएट हो गया सर, तो वेल बिगन इज हाफ डन। हमने आधी जंग तो वहीं जीत ली सर, क्योंकि इस नाम से हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं सर। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल नज़रिया नहीं है सर। हमारे राजनेताओं ने इस तरह का एक आउटस्टैंडिंग एग्जीबिशन हमेशा किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या हमारे जो पूर्ववर्ती। उन बहनों का सम्मान है सिंदूर जी, जिनके सुहाग उजड़ गए। और हम हिंदुस्तान के, हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, सिंदूर का क्या महत्व होता है आप हम सब जानते हैं। और हम तो धन्यवाद देते हैं कि इतनी दूरदृष्टता सोच करके उन बहनों के सम्मान में जो इस पूरे मिशन का उन्होंने जो सिंदूर शब्द का उपयोग किया है, मैं तो काबिले तारीफ है। और पूरी देश की भावनाएं उस बहनों के सम्मान में है जिनकी सुहाग छीन गए हैं। और ये स्ट्राइक हुआ है, इसके पूछे भारत की पूरी जनता का एकदम प्रफुल्लित और आनंदित हो गए। ये स्ट्राइक हमारे लिए सम्मान का बिल्कुल विषय बांदे साहब, बिल्कुल। और मैं कैप्टन सतीश मिश्रा जी को फिर एक बार याद करूंगा, इसलिए कि उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है सिंदूर की। हनुमान जी भी सिंदूर में डूब जाते हैं, चोला उनको चढ़ाया जाता है जो सनातन के अनुयायी हैं। और ये कहानी जुड़ती है माँ सीता के सिंदूर से, कि सिंदूर कितना प्रिय होता है। जब उन्हें ये पता चलता है तो वो खुद ही लाल देह लाली लसय, और वो खुद उसमें डूब जाते हैं, उतर जाते हैं। तो सिंदूर एक बहुत पवित्र शब्द है भारतीय परंपरा में,
और जो इसको समझते हैं वो इसके महत्व को जानते हैं। चूंकि बात प्रधानमंत्री और उनकी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये सिंदूर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, ये प्रधानमंत्री की ही एक सोच थी। क्या कुछ उन्होंने बिहार में एक रैली में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के जघन्य कृत्य को लेकर किस तरह से चेतावनी दी थी, आपको एक बार सुनवा के फिर मैं चलूंगा मृणाल जी की तरफ। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही थी और उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया था। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की है, ये उनकी तरफ उनका इशारा था। जी मृणाल जी। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं और पूरे हिंदुस्तान की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये बात कही और मुझे गर्व है कि भारत की सेना ने उसी भावना के अनुरूप ये शौर्य करके दिखाया है और ये भारत की परंपरा रही है। शरद जी, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब 1975 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो उस समय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और उनके भाषण की शुरुआती 3 लाइनें भी इसी तरह की थी। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कल रात पाकिस्तान ने हमारे इन शहरों पर हमला किया, मुझे पूरा विश्वास है कि जीत भारत की जनता की होगी, भारत की सेना की होगी। ये भावना रही है और उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। आज भी शरद जी वैसा ही अवसर हमारे सामने है। पश्तून और बलूच पाकिस्तान की जनता के साथ नहीं है। और ये कौन पश्तून और बलूच हैं? ये वो हैं जिन्होंने 48 में पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े होकर कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की थी। हमें याद है अभी पाकिस्तान की ट्रेन पर कब्जा कर लिया था, सेना से युद्ध हुआ था बलूचों का। पश्तूनों का विद्रोह चल रहा है। यहाँ तक कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वहाँ की जनता भी उससे त्रस्त है। यही मौका है एक बार फिर बांग्लादेश दोहराने का और हमें पूरा अवसर है, पूरा विश्वास है कि भारत की सेना ये पराक्रम भी करके दिखाएगी। पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान बनेगा, अलग पश्तूनिस्तान बनेगा। जो हश्र पिछली बार तो पाकिस्तान के 2 ही टुकड़े हुए थे, इस बार पीओके वापस हिंदुस्तान के साथ आएगा और 3 टुकड़े में पाकिस्तान बटेगा। बिल्कुल, ये उम्मीद की जानी चाहिए। और जैसा ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं टॉप लेवल के, वो कौन से मेडल्स लगा के घूमते हैं, जबकि उन्होंने आज तक कोई जंग नहीं जीती है। दरअसल वो अपने ही लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, चाहे वो बलूच हों या खैबर पख्तूनवा के लोग हों। और इसके पहले पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी अपनी ही बिरादरी के मुसलमानों का उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया था, वो तो एक इतिहास है। भारतीय सेना अगर टेकअप नहीं होता, इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हम आपको ले चलते हैं सीधे उनकी तरफ, कुछ कह रहे हैं जी। करके हम आपदा के समय में हमारे देश के सैनिकों के साथ हम कैसे खड़े रहे, कैसे प्रबंधन करें, आपातकालीन व्यवस्थाओं में कैसे कैसे करके भी हम अपने सभी प्रकार के जीवन रक्षा के सभी काम का संचालन करें। खासकर आग लगने पर, कोई ऐसी कोई घटना होने पर या किसी और कारण से भी जब हमारे ऊपर हवाई हमला हो जाए, तो खास करके 5 शहरों के लिए हमने गृह मंत्री जी के साथ मिलकर के ये हमारा मध्य प्रदेश का प्लान बनाया था। कटनी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और 5 जगह के कलेक्टर और पूरा जनमानस सब ने मिलकर के पहले सायंकाल मॉक ड्रिल किए। मॉक ड्रिल के सफलता के बाद ब्लैकआउट पे भी हमने काम किया और उस पूरे चीज़ को वॉच करने के लिए मैं स्वयं कंट्रोल रूम में बैठा था। मेरे साथ सारे वरिष्ठ अधिकारी इसको वॉच कर रहे थे और हमने जहाँ जहाँ कुछ छोटी मोटी त्रुटि पाई उसको भी देखा, लेकिन मोटे तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर सफलता के साथ हमारी मॉक ड्रिल भी हुई और ब्लैकआउट भी हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा परमात्मा कोई मौका ना दे, लेकिन मौका आए तो हम अपने नागरिकों के जीवन रक्षा के लिए भी सब प्रकार के प्रबंध करने में सक्षम रहेंगे। और जिस प्रकार से जो चुनौती मिलती है
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुई है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी एक शहर दुर्ग में हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के रेफरेंस में वो बात कर रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय के साथ मध्य प्रदेश के 5 शहरों में इस एक्सरसाइज को, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और इसी के साथ जिस तरह से रेड एयर और ब्लैकआउट की ये जो तैयारी थी मॉक ड्रिल के ज़रिए, उसको अंजाम दिया गया है। अलवन साहब, एक छोटा सा रिएक्शन आपका और लूँगा कि 9 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान का करीब 1.3 अरब डॉलर का ऋण, उसकी मजबूरी है, उसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं मिला तो नदियों में पानी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है। जो टमाटर हमारे यहाँ 5 रुपये 10 रुपये किलो है, वो वहाँ 200 रुपये किलो है। तमाम मुश्किलात हैं और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के सामने अपनी सीआर अच्छी रखने के लिए भैया को ठीक ठाक रहना पड़ेगा। कोई बदमाशी करेंगे तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों उनको चोट पहुंचा सकते हैं। एक छोटा क्विक रिएक्शन, फिर बांदी साहब की तरफ चलूंगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए कर्ज चाहिए और पाकिस्तान को अपनी छवि बेहतर रखने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन क्या वो आतंकियों को पकड़ेगा? और यदि आतंकियों को नहीं पकड़ेगा तो फिर उसकी छवि फिर खराब हो जाएगी, और यदि कर्ज नहीं मिला तो वहाँ की जनता सड़कों पर होगी। कुल मिलाकर हालात ये है कि जो पाकिस्तान है वो मरता क्या नहीं करता, उस कगार पर पहुँच गया है। अब वह करता है या मरता है, ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जो फौज है उस देश का भविष्य किस ओर ले जाती है। बिल्कुल, और किसी लेखक ने कहा भी था कि 1947 के पहले पाकिस्तान की उलझन ये है कि 47 के पहले सिंदूर है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। 47 के पहले चूड़ी है, कंगन है, बिंदी है, मंदिर है, जहां पर मंदिर से पूजा के स्वर हैं, मस्जिद की अजान भी है, गुरुद्वारे के स्वर भी हैं, लेकिन वो उस इतिहास से भागना चाहता था। लेकिन शायद उसके नसीब में ये लिखा नहीं है। और क्यों लिखा होगा? अगर उसको गिड़गिड़ाना ही है तो भारत के सामने हाथ फैलाए और तरीके से फैलाए और अपनी शरारतें और ये निकृष्ट काम वो छोड़ दे। बांदी साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, पाकिस्तान वो सर्प है जो डसने से बाज नहीं आएगा। आप उसको मारे नहीं, कुचल के मारे, तब तक मारे जब तक उसका प्राण ना हो जाए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ राजनीतिक तंत्र नहीं है, वहाँ सेना का द्वारा संचालित है और सेना ही सब कुछ करती है। और सेना से त्रस्त हैं, पीएलओ सेना से त्रस्त है, उनके व्यवहार से, उनके कार्यप्रणाली से त्रस्त है। और सेना ही ये कूटरचना करते हैं, सेना ही आतंकवाद को जन्म देते हैं, संरक्षित करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सेना को ही इस बार अच्छा माकूल जवाब देना है। और मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। वह टेक्निक उस तरीके से, उस भावनाओं के साथ निकला है और पूरा देश का हर जनता खड़ा हुआ है। ये काबिल तारीफ है और जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग मिलकर के जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके आतंकवाद के विरुद्ध हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरे देश की जनता है, हम उसको बधाई देते हैं। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं वो बड़े समझने लायक है। इतने अभाव में जी रहे हैं, खाने को नहीं है, पानी को नहीं है, उनकी आर्थिक, उनकी इकोनॉमी, उनके विश्व स्तर पे कोई किसी से संबंध नहीं है, लेकिन उनके ऐंठ कोई कम नहीं है। और इसी ऐंठ का जवाब अब उनको हमलों से मिलेगा और उनके टुकड़े होंगे। जो बांग्लादेश के टुकड़े हुए थे, अब बलूचिस्तान होगा, पीले होगा, पंजाब तक इनके हाथ से निकलेंगे। अब उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके बहनों का श्राप लगा हुआ है, उनके सिंदूर का श्राप लगा हुआ है। वो पाकिस्तान अब जिंदा नहीं रहेगी, चाहे कुछ भी कर ले, उनके दिन बहुत नजदीक है। बिल्कुल। और एक और सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक क्विक रिएक्शन आपका भी आशीष जी, और आपसे मैं समझना चाहूँगा कि अगर अब रणनीति की बात करें तो भारत की आगे क्या सैन्य रणनीति होगी? क्या हम आगे कुछ और तरीके से दबाव बनाएंगे पाकिस्तान पर कि वो आतंकी अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स बंद करे? वह बिल्कुल, और
शरणागत होकर सामने आए, और दूसरी तरफ एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा कि पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा, उसके यहाँ शरण लिए हुए जो टेररिस्ट आउटफिट हैं वो क्या सोच रहे होंगे। जी देखिए, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। हम लोगों ने पहले भी 2 बार पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक करी थी, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चलता रहता है। तो अगर आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस जो हमने स्ट्राइक करी हैं इनसे आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की आर्मी इनको फिर से कहीं नए ठिकाने पे जो है नए आश्रय देगी, फिर से इनकी फंडिंग करेगी। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये फिर से जो है कहीं ना कहीं खड़े होने लगेंगे। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं। हमने एक मैसेज ज़रूर दिया है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमें इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो हमें पाकिस्तान से एक कन्वेंशनल वॉर में जाना ही पड़ेगा। आप केवल आतंकवादियों को टारगेट करके और पाकिस्तान की आर्मी को अगर नहीं छुएंगे तो आप वॉर में नहीं जा रहे हैं। आप केवल जो टहनियाँ हैं वो काट रहे हैं, जड़ जो है उस पेड़ की वो तो बरकरार है। तो आज आपने कुछ टहनियाँ काटी हैं, कल को फिर कुछ नई टहनियाँ उग आएंगी और आप देखेंगे कि वो चीज़ आप जहाँ खड़े हैं, बहुत पहले खड़े थे, फिर आप एक समय बाद वहीं पे खड़े हो जाएंगे। तो अब ये सरकार को फैसला करना है कि वो इस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहती है या एक टेम्परेरी सोल्यूशन चाहती है। मुझे लगता है कि आपके सवाल में ही शायद जवाब भी कहीं छिपा है, और इसको मैं ग्रुप कैप्टन सतीश जी से समझना चाहूँगा कि गलती फिर पाकिस्तान और उसके यहाँ उसकी कोख में शरण लेने वाले टेररिस्ट आउटफिट करेंगे, और ये गलती अब की बार शायद एक कन्वेंशनल वॉर की तरफ ले जाए, और भारत उसका इंतज़ार कर रहा होगा कि मियाँ पाकिस्तान, पहल तो हम नहीं करेंगे, तुम मौका दोगे, एक मौका दिया तो हमने तुम्हारे आतंकवाद रूपी पेड़ की टहनियाँ छाट दी, उसके तने को बहुत कमज़ोर कर दिया, और अब अगर तुमने गलती की तो जड़ों पर वार होगा, कन्वेंशनल युद्ध होगा। जी शरद सर, आशीष सर, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। अभी जो सिचुएशन है, हम लोगों ने सिर्फ एक टेररिस्ट के कुछ 9 कैंप है उनको नेस्त नाबूद किया है, लेकिन टेररिज्म जो है, नटोरियस एक्टिविटी है, वो पाकिस्तान करता रहेगा क्योंकि वो उसकी फितरत में है। यूथ जो उनके पास है, अनएम्प्लॉयड है, अनपढ़ है, जिनका ये ब्रेन वॉश कर सकते हैं, इंडॉक्ट्रिनेट कर सकते हैं, तो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां इनको करवाना हिंदुस्तान के अंदर बहुत आसान है। इवन हमारे कश्मीर के कुछ एरिया हैं जहां पर इनके स्लीपिंग सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करना, ये सब इनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये है तो हिंदुस्तानी लेकिन स्लीपिंग सेल पाकिस्तान का है। दूसरी बात क्या है, वो क्राउड में जो हैं वो मर्ज हो जाते हैं, बिकॉज सब जो लोकल क्राउड है, पब्लिक है, उसका भी सपोर्ट मिलता है। अब सवाल ये है कि हमको कन्वेंशनल वॉर अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन तो टॉप अथॉरिटी करेगी, क्योंकि पूरी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो उन्हीं के पास है। कैपेबल हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा है, नेवी बहुत ज़्यादा है, सिस्टम्स हमारे पास अच्छे हैं और सब वेल ट्रेंड ऑफिसर्स एंड मैन उस पर काम करते हैं, जो पाकिस्तान के साथ ये माइनस पॉइंट है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा पॉइंट हुआ, अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान अभी तक छोटे छोटे आतंकियों को भेज के हमको फुल टाइम ये जो है बिजी रखता था बॉर्डर एरिया में। पहली बार पाकिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो एयर कंडीशन रूम या अपने बंकर से निकल के बाहर आए हैं, और करीब करीब 5,000 करोड़ का इनके ऊपर एक्सपेंडिचर आया है फॉर मोबिलाइजेशन, क्योंकि मोबिलाइजेशन करना इतना आसान नहीं होता है।
lot of economic effort is required to mobilize the forces of any country. तो इनको तो सबसे पहला सेटबैक यही रखा है। दूसरी बात कि इनके पास कितना तेल है, कितना राशन है, ये अभी पता नहीं है। अभी हम इमेजिनेशन में कर रहे हैं कि 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है जी। मुझे लगता है कि थोड़े दिन इनको ड्रैग करके इधर अपने पास बॉर्डर में इनको ऑक्यूपाई रखो, ताकि आपको बलूचिस्तान और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान से, तालिबान से लगा हुआ है, वो इनके ऊपर इंटरनली अटैक करें एंड रिवोल्ट करें, और उसका फायदा फिर इंडिया ले। जब ये सैंडविच पोजीशन में आ जाए, उस समय इंडिया को थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाकर अपने वॉर की स्ट्रेटेजी करना चाहिए जी। दिस इज माई टेक। हो सकता है मैं इसमें वेरी ट्रू गलत भी सर, हो सकता। वेरी ट्रू। और हो सकता है प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जिस तरह मुक्ति वाहिनी ने गुहार लगाई थी कि हे भारत, हमारे उद्धार के लिए आप एक अवतार लेकर प्रकट हो जाएं ढाका में, और हमने उसको टेकअप किया और बहुत मानवीय तरीके से हमने उस नर्क से पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय को निकाला, जिनके साथ बलात्कार, जिनकी महिलाओं के साथ और बर्बरतापूर्वक मारने की कितनी घटनाएं थी, बर्बर घटनाएं थी। और हो सकता है अब ये हम इंतज़ार करें कि खैबर पख्तूनवा या बलूच से ये मैसेज आए कि अब भारत तुम आओ हमारी, हमको बचाने का जरूरत है, आ जाओ भाई, अब बिल्कुल राइट टाइम है। तो भारत कहेगा ठीक है पठान साहब, हम आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। बलून साहब, हो सकता है ये भी? जी बिल्कुल हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान अवसर दे रहा है भारत को। और सबसे अच्छी बात है कि भारत में एक मजबूत सरकार है, भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, और भारत लोकतांत्रिक तरीके से ही चलता है। तो यह समय है जब, जिसके बारे में कर्नल साहब जिक्र कर रहे थे, कि निश्चित तौर पर हमको पाकिस्तान में उस स्थिति में लाना होगा जहाँ पर उनके जो फौजी है वो सरहद पर आए, भारतीय सेना का सामना करे, और जब वो फंस जाए उसके बाद भारत हमला कर दे और भारत उसके 2 टुकड़े कर दे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो मददगार होंगे वो तालिबान मददगार होगा, जो कभी कश्मीर में आतंकवाद जहाँ से आयातित हुआ था, तो वो तालिबान परेशान रहा है, पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर हमला बोला है। दूसरी तरफ ईरान परेशान रहा है, और भारत के लिए माकूल समय इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जिस इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर पैसा लेता था सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, वही सऊदी अरब अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, वही संयुक्त अरब अमीरात अब कट्टरपंथ को पसंद नहीं करता है। तो फिर पाकिस्तान के आतंकियों को मदद मिलेगी कहाँ से? और यदि इन्हें मदद नहीं मिलती है, यदि अमेरिका से पाकिस्तान की सेना को पैसा नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो सेना है वो सड़क पर आ जाएगी, और लोग तो वहाँ के सड़कों पर है ही। मतलब आने वाले समय में शरद जी, सूडान में आजकल चल रहा है कि वहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के सामने है, मतलब तो यहाँ पर भी जनता और सेना एक दूसरे के सामने होगी, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान टूटेगा, और भारत ने उसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से कर दी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि 65 और 71 के युद्ध में स्थितियां ऐसी थीं कि शायद भारत को देखकर पाकिस्तान की आवाम का ये मन नहीं करता था कि मुल्क हो तो हिंदुस्तान जैसा हो, भारत जैसा हो, जहां आज़ादी है, जहां पर तरक्की है, जहां एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कि वहां भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन मुस्लिम होता है और देश का राष्ट्रपति भी मुस्लिम होता है। ऐसा मुल्क मिले। तो अब वहां की आवाम ये भी सोच रही है, जैसा आपने सऊदी अरब का उदाहरण दिया, कि वो कहाँ है तरक्की दौड़ में, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो ये सारी चीजें भी उनको बहुत चुभती होंगी, और ये भी पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। एक बड़ा अच्छा मृणाल जी, एक उदाहरण आज भारत ने और प्रस्तुत किया। 2 महिला सैन्य अधिकारियों से ब्रीफिंग कराई, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से ये बात हमने रखाई कि किस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये एक बहुत मन को छू लेने वाला मामला था कि भारत ने ये बताया कि वो किस तरह का एक तरक्की पसंद मुल्क है, जहां महिलाओं को इक्वल राइट है। और भारतीय सेना में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी आवाम इसको भले ही जो भी उनकी फीलिंग्स हो, लेकिन उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया होगा इस चीज़ को कि देखिए एक हम हैं और एक भारत है। जी
कि पूरी दुनिया को भारत ने इस तरह से संदेश देने की कोशिश की है। सबसे पहला संदेश तो भारत ने तभी दे दिया था जब इस जघन्य और कायराना आतंकवादी हमले के बाद भी जो मंसूबे पाकिस्तान के और आतंकवादियों के थे भारत को बांटने के, तोड़ने के, विभाजित करने के, वो सफल नहीं हुए। पूरा हिंदुस्तान उल्टा एक हो गया। जिस कश्मीर में वो विभाजन पैदा करना चाहते थे, उस कश्मीर का कोई शहर ऐसा नहीं रहा जहां आतंकवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस बार नहीं हुए। कैसे एक होकर खड़ा हुआ भारत। और उसी तरह से इस घटना ने दूसरी बार पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा है, जब 2 महिला सैन्य अधिकारी निकल कर आईं और उन्होंने भारत की तासीर दुनिया को बताई। इससे साबित हुआ ना कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना हुआ देश फेल हो गया। इससे साबित हुआ ना कि पाकिस्तान का जन्म जिस तरह से बरगलाया गया था उस समय पाकिस्तान बनाने वालों द्वारा आवाम को, वो कितना निराधार था। साबित हुआ ना आज की पाकिस्तान के लोगों को जो मंसूबे दिखाई गए थे उसकी जगह एक विफल राष्ट्र हो गया, जहां खाने के लिए रोटी नहीं है, जहां लोगों को सम्मान नहीं है, जहां पर आज़ादी का नाटक किया जाता है लेकिन लोगों की ज़िंदगी गुलामों से बदतर है। और यही सही मौका है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाकी सभी पैनलिस्ट की इस बात से कि यह सही मौका है जब इस आतंक के केंद्र को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए। भारत की सरकार के हर निर्णय में हम साथ हैं, पूरा देश भारत की सरकार के निर्णय में साथ है। सेना के शौर्य के पीछे पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। मेजर आशीष जी की तरफ मैं रुख करूंगा। सर, जिस तरह से मसूद अजहर और जिस तरीके उसके परिवार के लोगों का खात्मा हुआ और जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया कि इससे बेहतर होता कि मैं मर जाता, ये इसमें तो कोई ड्रामाबाजी मुझे नज़र नहीं आती है। ये एक तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ उस हर नापाक इरादे रखने वाले किरदार को होती है जो समझता है कि वो भस्मासुर है, लेकिन वो भस्मासुर ऐसा होता है कि वो खुद ही भस्म हो जाता है। तो आप कैसे देखते हैं कि एक बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट की ये जो एक बात सामने आई है, ये कहीं टूटते मनोबल की तरफ भी इशारा करती है? जी आशीष जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि आप देखें कि वो एक ऐसा आदमी था जिसने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ा है, कितने निर्दोषों की हत्या की है, और अब जब खुद पे आई है, देखिए कहते हैं ना कि समय जो होता है वो कहीं ना कहीं आप कर्मों का हिसाब, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि यहीं होता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मजहर असूद कि ये इसने इतना लोगों के साथ बुरा किया और एक ही झटके में देखिए ऊपर वाले ने इससे इसका पूरा परिवार छीन लिया और ये अब खुद मरने की बातें कर रहा है। तो इसकी इच्छा भी जो है भारतीय सेना जल्दी ही पूरी करेगी। इसको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसकी इच्छा भी ज़रूर पूरी की जाएगी। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो पाकिस्तान में जो माहौल है, जो उनकी सेना और उनकी जो आवाम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अब धीरे धीरे आ रहे हैं। वहाँ की जो सेना है उसने अपने जो विरोध की जो पॉलिटिकल आवाज़ थी उन सब नेताओं को उठा के जेल में डलवा दिया है। तो कहीं ना कहीं और पाकिस्तान की सेना जो है वो केवल अपने निजी फायदे के लिए काम करती है और ये बात कहीं ना कहीं उनकी आवाम को भी समझ में आ रही है। और जिस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से करता है, वहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे पास ये अवसर है कि हम इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाएं। बलूचिस्तान को हमको सबसे पहले एक आज़ाद देश घोषित कराना है। इसमें हमारी कोई सैन्य ताकत नहीं लगनी है, केवल हमें अपना पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो क्लियर करना है और कोशिश करना है कि बलूचिस्तान को हम एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दिलवाएं। इस तरीके से हम पाकिस्तान पे साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर बिल्टअप करेंगे। इकोनॉमिकली वो वैसे ही वीकन है, मोराल उनके सोल्जर्स का डाउन है। आप देखिए कि उनके आर्मी चीफ ने अपनी जो फैमिली है उसको वहां से भेजा हुआ है। कई ऐसे बहुत बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनकी फैमिलीज अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान से कोई लंदन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के माहौल का असर उनकी सेना पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और इसी नोट पर मैं इस बातचीत को कंक्लूड कर रहा हूं। आप सब ने अपनी ऊर्जावान प्रेजेंस से इस डिबेट को, और डिबेट से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक डिस्कोर्स को आपने एक बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से और एक सही रोशनी, सच्ची रोशनी में आपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश की है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है,
और किस तरह से पाकिस्तान की इन बेलगाम हरकतों पर लगाम लगानी है। तो शंखनाद जिसको हम कहते हैं, दुदुम्भी जिसको हम कहते हैं युद्ध की, वो बच चुकी है और अब अंत निकट है, सन्निकट है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।